हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में हम लोग एक आज से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके आने वाले परीक्षा, खासकर जो अभी जिसका फॉर्म भरा जा रहा है झारखंड म्यूनिसिपल नगर पालिका सेवा के लिए, जिसमें कि कॉमर्स के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए स्पेसिफिक ये बैच प्रारंभ हो रहा है। इसमें अगर हम बात करें कॉमर्स के अंतर्गत, तो चूंकि अगर सिलेबस अगर देखा जाए तो जो नगर पालिका सेवा का जो सिलेबस है वही सिलेबस झारखंड जो सीजीएल टेक्निकल है, टेक्निकल में भी देखिएगा जिसमें सीनियर ऑडिटर और अन्य पोस्ट हैं उसमें भी कॉमर्स मांगा गया है, तो उसका भी सिलेबस कॉमर्स का खासकर जो है सेम है। इसके अलावा अगर हम बात करें पीजीटी कॉमर्स पर, तो पीजीटी कॉमर्स का भी जो सिलेबस है वो सेम ही है। तो ये बैच जो होगा वो तीनों जो कैंडिडेट है जो फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग फॉर्म भरें या फिर सेपरेट भरें, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। अगर देखिएगा तो इसमें सिलेबस डिफरेंट टॉपिक्स सिलेबस में जो बनाए गए हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। हम लोग यहाँ पर आज जो स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट, जो कि सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है इस कॉमर्स के सिलेबस में, और बहुत सारे छात्रों को इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। हम यहाँ पर बहुत ही बारीकी से हर फैक्ट को आपको समझाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसमें कॉन्सेप्ट जो है प्रोविजन, खासकर इसमें जो प्रोविजंस होते हैं, हर का जो सेक्शन होता है, चूंकि इनकम टैक्स एक लॉ का टॉपिक्स है और लॉ में तो आपको पता है बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शन होते हैं, क्लाउजेज होते हैं, मेन इसमें प्रोविजंस होता है जिसको याद करना हमारे लिए चैलेंजेस होता है। तो इसमें हम लोग ट्रीट के आधार पर कि कैसे हम लोग याद रखें, किस तरह से चीज़ों को समझें, चाहे हम सैलरी पढ़ें, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ें, कैपिटल गेन पढ़ें, पीजीपीपी पढ़ें, अदर सोर्सेज में इनकम से आता है उसके बारे में पढ़ें, और इसके अलावा अन्य जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उसको पढ़ें, किस तरह से हम लोग को याद रखें, प्रॉब्लम किस तरह से आ जा सकते हैं, सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं आप सभी को स्वागत है, और जो छात्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां और साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, लाइव सेशन है, उसको आपको मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड के साथ जरूर कीजिएगा। और जो छात्र आने वाले परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं झारखंड नगर पालिका, और अगर हम बात करें सीजीएल टेक्निकल जिसमें कि राजस्व निरीक्षक, वरीय अंकेक्षक, सांख्यिकी सहायक, ये सारे पद हैं, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो अभी सावन स्पेशल ऑफर चल रहा है और मात्र आपका 4000, इसमें भी देखिएगा तो 4700 की जगह आप मात्र 4000 में आप कंप्लीट कॉमर्स के ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स के, इकोनॉमिक्स के भी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 4000 में संपूर्ण जो कॉमर्स का सिलेबस है वो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो छात्र पीजीटी के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, या तो हो सकता है पीजीटी वाले जो कॉमर्स वाले छात्र हैं वो कंबाइन भर रहे हैं सभी, या फिर सेपरेट भर रहे हैं, तो जो पीजीटी वाले हैं छात्र वो भी, चूंकि उसमें बीएड खोजता है तो वो तो सारे छात्र ही तो भरते ही हैं, तो वो भी इसमें तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पीजीटी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और ये भी सिर्फ अगर कोई छात्र सिर्फ पीजीटी ही भरना चाहता है तो उसके लिए भी सेम फीस है, या फिर सेम यही ज्वाइन करना चाहते हैं। कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, तो उसके लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर स्टोर में जाकर कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। देखिएगा तो वहाँ पर 3 कोर्सेज दिखेगा आपको, सीजीएल टेक्निकल का दिखेगा कॉमर्स का, म्यूनिसिपल का दिखेगा कॉमर्स का, और पीजीटी कॉमर्स का। तो आप सवाल उठता है क्या तीनों बैचेस परचेज करने हैं? बिल्कुल नहीं, आपको इन तीनों में से कोई एक बैचेस परचेज कर लीजिए, जो भी आपको मन करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों एक का बैच जो है एक साथ चलता है तो कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। इसके अलावा वहाँ पर एडमिशन के लिए आप वहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए, हो जाएगा। अगर वहाँ पर दिक्कत है तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए आते हैं, हम एक बार सिलेबस को समझ लेते हैं। चूंकि आप देखिएगा किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेबस को समझना, और सिलेबस को समझकर उसके अनुरूप तैयारी करें तो 100% चांसेस होते हैं कि एग्जाम निकल जाएगा। बस आप कंटिन्यूटी बना कर रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, और जो पैसेंस रखिए, क्योंकि आपको पता है पैसेंस रखना झारखंड में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि झारखंड में कब एग्जाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कुछ अता पता नहीं रहता है। लेकिन हम अगर कंटिन्यूटी बनाकर रखें, पैसेंस रखें, धैर्य रख के चले, तो एग्ज़ाम भले ही लेट से होगा तो जरूर, और सिलेक्शन भी होगा। सबसे पहले सिलेबस में बात करें, आयोग ने तो सिलेबस बहुत ज़्यादा विस्तार से पैराग्राफ टाइप का और इंग्लिश में जारी किया है। हम उसको सब टॉपिक में, सब सब्जेक्ट में, चूंकि जब हम लोग बीकॉम, आईकॉम या फिर एमकॉम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्टडी करते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज में हम लोग क्या क्या अध्ययन करना है, तो इसमें टोटल आपको 8 सब्जेक्ट मिलेंगे।
हमने तो यहाँ पर 12 इसे बना दिया है, लेकिन यहाँ पर 8 सब्जेक्ट। एक हो जाता है इसमें अकाउंटिंग का पोर्शन। अकाउंटिंग में ऐसे देखिएगा तो बेसिक अकाउंटिंग आपको वहाँ पर नहीं पढ़ना है, जैसे कि लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, और चीज़ें नहीं पढ़नी है। लेकिन हाँ, इतना तो आपको ध्यान रखना है कि आपका अकाउंटिंग के कुछ बेसिक्स वगैरह जो है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कंपनी अकाउंट्स हो गया और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो है आपको यहाँ पर पढ़ना है। ओके, एक बार फिर से हम लोग सिलेबस को, जैसे कि आपको पता है कॉमर्स का सिलेबस जो है, चाहे हम नगर पालिका सेवा की बात करें, सीजीएल टेक्निकल की बात करें और पीजीटी कॉमर्स की बात करें, सिलेबस तीनों का सेम है 100%। पेपर अलग अलग हो सकते हैं, किसी में 2 पेपर है और किसी में 3 पेपर हैं, लेकिन कॉमर्स का जो सिलेबस है, कॉमर्स का जो पोर्शन है सेम है। जैसे कि हमने बताया कि सिलेबस को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, तो सिलेबस में आप देखिएगा तो पूरा 8 सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें तो इसमें बेसिक अकाउंटिंग हम लोग पढ़ने के लिए बोलते हैं, सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अगर बेसिक अकाउंटिंग पता नहीं है आपको, गोल्डन रूल पता नहीं है, जनरल एंट्री कैसे करेंगे, डेबिट क्रेडिट कब करेंगे, डिप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, अगर ये सब पता नहीं है तो आपको वहाँ पर समस्या हो सकती है। तो इसीलिए बेसिक अकाउंटिंग आपको बहुत मतलब बारीकी से, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद कंपनी अकाउंट्स, जिसमें कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी शामिल किया गया है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट 1। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट जो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट 2। फिर उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं आता, इसमें मुख्य रूप से कॉस्ट अकाउंटिंग टॉपिक शामिल किया गया है, तो ये सब्जेक्ट 3। फिर ऑडिटिंग अंकेक्षण सब्जेक्ट 4, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट 5। फिर इसके बाद देखिएगा तो अगला जो है बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये भी एक सब्जेक्ट में आता है बैंकिंग में, ये सब्जेक्ट 6 हो गया। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ये सब्जेक्ट आपका 7 हो गया। और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया, ये सब्जेक्ट आपका 8 हो गया है। तो टोटल 8 सब्जेक्ट यहाँ पर यही डिवाइड किया गया है। इसी में आज हम लोग यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट को स्टडी कर रहे हैं। इसमें भी देखिएगा तो जब हम मार्केट से बुक लेते हैं, अगर कुछ छात्र चाहेगा कि नहीं सर कि हम एक एक बुक उठा लेंगे मार्केट से ये सारे के, तो क्या मेरा कवर हो जाएगा सिलेबस, तो बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि उसमें बुक्स में जो दिया हुआ हो वो आपके सिलेबस में ना हो, तो अननेसेसरी पढ़ के क्या फ़ायदा। और कुछ ऐसे भी टॉपिक उसमें दिए हुए हैं जो कि सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन आपके बुक्स जो खरीदे उसमें भी नहीं हो। तो इसमें ये 8 सब्जेक्ट देख के ये नहीं करना है कि मार्केट से जाके बुक 8 खरीद लिए मेरा हो गया काम, और उसको रटने लगे या फिर उसको पढ़ने लगे, तो उससे काम नहीं चलेगा। सिलेबस इसमें भी आपको मिलाना होगा, जैसे कि इनकम टैक्स में हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, क्योंकि इनकम टैक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्ट है, तो सभी चीज़ों को तो वो तो सिलेबस के आधार पर डिपेंड करेगा कि हमें क्या पढ़ना है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कंपनी अकाउंट्स में कौन कौन से पढ़ने हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इनकम टैक्स में, चूँकि आज हम लोग इनकम टैक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। जो हमने अभी सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट बताया उसका ये हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है, तो हिंदी वाले छात्र भी ध्यान रखिए, जो क्लासेस चलेगी बाईलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। नोट्स भी जो मिलेगा आपको हिंदी में भी अलग मिलेगा और इंग्लिश में भी अलग मिलेगा, आप कोई भी क्लास ज्वाइन करते हैं तो। जैसा कि हमने बताया कि हम लोग इनकम टैक्स एक्ट आयकर अधिनियम 1961 स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है हम लोग को मुख्य रूप से यहाँ पर पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को आयकर के बारे में, इनकम टैक्स होता क्या है, भारत में इनकम टैक्स कब लागू किया गया, इनकम टैक्स किस तरह का टैक्सेस है। सबसे पहले तो टैक्स होता क्या है, टैक्स के जो डिफरेंट टाइप है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें आ जाता है एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय, निवास स्थान जो रेसिडेंशियल स्टेटस और टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। टैक्स में देखिएगा तो भारत में इनकम टैक्स सभी से लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र में छूट दिया गया, छूट मतलब कि उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि इनकम टैक्स इन्हें पेमेंट नहीं करना है कुछ कुछ मामलों में, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फिर आपका हम लोग हेड्स ऑफ इनकम पढ़ते हैं। हेड्स ऑफ इनकम जो होता है वो 5 यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट में बताए गए हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, PGBP, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड्स के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पर आय का मिलान, जो आपका क्लबिंग ऑफ इनकम करते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम, इसके अलावा इसमें
जो सब टॉपिक आ जाता है आपका कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनकम। इसके अलावा इसमें जो लॉसेस हैं, लॉसेस और जो प्रॉफिट्स है उसका कैरी फॉरवर्ड करना। साथ ही जब हम लोग टोटल ग्रोस टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग फिर जीटीआई से हम लोग कटौती करते, कटौती डिडक्शन इंग्लिश में हम लोग समझते हैं। सेक्शन 80C से लेकर 80U तक डिडक्शन दिया हुआ है। जैसे कि कोई LIC में कंट्रीब्यूट करता है तो वहाँ पर डिडक्शन मिलता है, वो भी एक लिमिट तक। फिर व्यक्तिगत आय कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर कर में कटौती, राहत वगैरह, इनकम टैक्स अथॉरिटी वगैरह, फिर अन्य टॉपिक जो है रिटर्न फाइल वगैरह करना, ये सब हम लोग समझते हैं। उसी का देखिएगा तो ये इंग्लिश यहाँ पर दिया हुआ है, तो जो छात्र हैं इंग्लिश में भी यहाँ पर वो चीज़ें आपको पता चलेगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? ये सब तो हम अपने तरफ से आपको सब टॉपिक आधार पर हमने बताया। आपके आयोग के द्वारा मतलब JSSC के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है, ये देखिएगा तो सिलेबस में ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। और ये अब बोलिएगा सर कि ये सारे जो इतना डिटेल में आपने बताया, ये सारे अरेंज करके फिर जो पिछले साल जो परीक्षा हुआ था कि आखिर इसमें क्या क्या टॉपिक शामिल किया जा सकता है, उन सभी को शामिल करते हुए यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया। आयोग ने बस इतना लिखा हुआ है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आयोग ने बस इतना लिखा हुआ है, जैसे कि आयकर अधिनियम के प्रमुख प्रबंध, उपबंध, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है, डिफिनेशंस वगैरह आ जाता है, टैक्स लाइबिलिटी, एग्रीकल्चर इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम जो सेक्शन 10 में आता है, वो सारे पढ़ने, परिभाषाएं जितने भी है सारा चीज़, डिप्रिसिएशन वगैरह सारा। फिर विभिन्न पदों से वही आपका जो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम जो है, हेड्स ऑफ इनकम जो है, एसेसेबल इनकम, इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये सिलेबस में शामिल किया गया है। तो ये बेसिकली आपका क्या क्या इसमें हम लोग को पढ़ना था, किन किन टॉपिक को हम लोग को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको बताया कि 8 जो सब्जेक्ट हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड किया। इनकम टैक्स में आए, इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ना है, आयोग ने जो सिलेबस जारी किया गया है और हम लोग को किन किन बातों पर ध्यान रख के आगे बढ़ना है, उन सभी को। ये सारे टॉपिक होने के बाद फिर हम लोग इस पर MCQs भी करते हैं। और हर एक टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद भी, जैसे कि जब हम एग्रीकल्चर इनकम पढ़ेंगे तो प्रश्न सॉल्व करेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे तो प्रश्न सॉल्व करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ेंगे तो प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो हर एक टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पर प्रश्न सॉल्व करते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आयकर अधिनियम में आते हैं और आयकर को समझते हैं, इनकम टैक्स को समझते हैं कि इनकम टैक्स होता क्या है। जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आप सभी का। इनकम टैक्स समझने से पहले तो आपको टैक्स समझना होगा कि टैक्स होता क्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं कर, हिंदी में इसको बोलते हैं कर, टैक्स। टैक्स का सीधा सा अर्थ है लेवी। जैसे देखिएगा हर एक क्षेत्र में, हर एक रीजन में गवर्नमेंट के द्वारा या किसी कंट्री में पब्लिक से गवर्नमेंट कुछ लेवी वसूली करती है, इसको सीधा सा कर को वसूली भी कहा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि गवर्नमेंट को किसने अधिकार दिया है वसूली करने का या टैक्स लेने का? तो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश का संविधान, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत सरकार को यह अधिकार दिया है कि पब्लिक से वो टैक्स वसूली कर सकती है, लेवी ले सकती है। अब क्यों लेगी सरकार, गवर्नमेंट हमसे? तो सरकार देखिएगा बहुत सारे हमें बेनिफिट्स देती है, जैसे कि आप रोड देख रहे हैं, सड़क देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, तो ये सारी सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार के पास पैसे तो आने चाहिए। तो सरकार के इनकम का एक स्रोत है, सोर्सेस ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का टैक्सेस। इसके अलावा सरकार जो है बहुत सारे देखिएगा फ्री में सब बांटते हैं। फ्री में मतलब सीधा सा है, जो गरीब वर्ग है उनको तो मिल ही रहा है, केंद्र सरकार अपने तरफ से देती है, राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से देती है। आजकल तो फ्री में बांटने का चलन है कि आप फ्री में बांटिए तो सरकार आपकी होगी। बिजली कोई बांट रहा है फ्री में 200 यूनिट तक, तो कोई पानी बांट रहा है, तो कोई बस में फ्री कर दे रहा है, कोई मेट्रो फ्री कर दे रहा है। तो ये चीज़ें फ्री हो रही है, तो क्या फ्री में सचमुच में हमें मिलता है? बिल्कुल नहीं। जो किसी को फ्री में मिल रहा है उसके बदले कोई पे जरूर कर रहा है, खर्चा जरूर है वहाँ पर, मतलब कि उसके लिए भुगतान जरूर कोई कर रहा है। वो कौन करता है? तो पब्लिक। हमारा पैसा जो हम टैक्स देते हैं वही सरकार जो है फ्री में, जो वेलफेयर प्रोग्राम में जो सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है, अनाज मिल रहा है, दाल मिल रहा है गरीब परिवार को, BPL परिवारों को आवास मिल रहा है,
तो वो सारे टैक्सेस के पैसे जो जनता टैक्स देती है वही पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट उसके बदले जो पब्लिक को सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसलिए टैक्स जो है गवर्नमेंट के लिए सोर्सेस है इनकम का, और जो पे करता है उसके लिए एक एक्सपेंडिचर है, हमारे लिए खर्चा है, क्योंकि हम जितनी कमाई करेंगे हम या फिर कुछ खरीदारी करेंगे या फिर कहीं पर हम कुछ करते हैं। आगे देखिएगा टैक्सेस हम हर कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं हम तो आज तक टैक्स ही नहीं दिए हैं। व्यक्ति इस दुनिया में आ गया या फिर जन्म होने से पहले से लेकर जन्म होने के बाद तक हर व्यक्ति टैक्स किसी न किसी रूप में पे करता है, किसी न किसी रूप में। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो टैक्स नहीं पे करता है, टैक्स हर कोई पे करता है। हाँ, भले ही टैक्स के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन टैक्स हर कोई देता है। अब देखिएगा तो इंडिया में टैक्स जो वसूलने के लिए गवर्नमेंट ने इसको दो भागों में बांटा है। टैक्स को यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो टैक्स है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यक्ष कर, और दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। अब ये दोनों में अंतर क्या है? तो ये जो टैक्सेस के डिवाइड जो किए गए हैं ये टाइप्स के आधार पर टैक्सेस को डिवाइड किया गया है, टाइप्स के आधार पर। मतलब कि जैसे कि गवर्नमेंट जो है टैक्सेस जो लेती है उसका बेसिस क्या है, मतलब कैसे वसूलती है। जैसे कि मान लीजिए ये टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर अगर सीधे जाकर गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, जैसे कि हमें टैक्स पे करना है हम जाकर सीधे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का मतलब कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, जैसे कि आगे हम आपको बताएंगे भारत में टैक्सेस वसूलने के लिए अलग अलग अथॉरिटीज प्राधिकरण बनाए गए हैं। जैसे कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज है भारत में जो इनकम टैक्स वसूलने का काम करती है। जीएसटी अभी देखिएगा तो जीएसटी काउंसिल वगैरह है, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, उसका भी एक हेड है, सीबीडीटी है, सीबीईसी है, सीबीआईसी अभी देखिएगा मिलेगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। तो गवर्नमेंट को बोलने का मतलब अथॉरिटी को जमा करना। तो टैक्स पेयर अगर गवर्नमेंट को जाकर पैसा जे करती है तो ये टैक्स पेयर है जाकर सीधे गवर्नमेंट को दे रही है, तो सीधे डायरेक्टली कुछ इसमें इंटरफेयर नहीं हो रहा है, कोई भी बीच में नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और भारत में इस तरह के जो टैक्सेस हैं वो दो तरह के, मतलब कि बहुत सारे टैक्सेस हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जो हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपका आयकर, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। क्योंकि देखिएगा तो इनकम टैक्स मतलब इनकम होगा तो हम टैक्स पे करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मतलब गवर्नमेंट को, तो इसलिए एक डायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा वेल्थ टैक्स संपत्ति कर, इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स निगम कर, हिंदी में भी आप लोग लिखते जाइएगा कॉरपोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स जो हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसके बदले भी, मतलब गिफ्ट मतलब क्या होता है, बिना किसी कंसिडरेशन के, विदाउट कंसिडरेशन, मतलब फ्री फोकट में जो देते हैं। गिफ्ट मतलब क्या हुआ कि हम किसी को दे रहे हैं उसके बदले हमको कुछ मिलेगा नहीं वहाँ से, तो ये गिफ्ट होता है। इस पर भी सरकार टैक्स लेती है एक लिमिट पर, इसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के डेट में तो देखिएगा तो इसे जो है आपका गिफ्ट टैक्स को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल कर दिया गया है, उसी में शामिल करके टैक्स लिया जाता है, गिफ्ट टैक्स। तो ये सारे टाइप्स है आपका डायरेक्ट टैक्सेस के। तो डायरेक्ट टैक्स समझ गए कि जब टैक्स पेयर सीधे जाकर गवर्नमेंट को जो टैक्स देती है उसी को हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, IN, इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें टैक्स पेयर भी है और गवर्नमेंट भी है, लेकिन यहाँ पर टैक्स पेयर जो है सीधे जाकर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगी। जैसे कि आप जीएसटी, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जीएसटी पे करते हैं, कुछ खरीदारी करती हैं जीएसटी पे करते हैं, तो क्या हम जीएसटी जाकर, मान लीजिए आपने ज्वेलरी खरीदा 3% आपने जीएसटी पे किया, तो क्या हमने गवर्नमेंट को सीधे पे कर दिया? तो नहीं। जिस दुकान में हमने खरीदा उस दुकानदार को हमने वो 3% जीएसटी दिया। अब उस दुकानदार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो जीएसटी उसने रिसीव किया हमसे वो जाकर गवर्नमेंट को जमा करे। तो मतलब कि यहाँ पर एक इंटरमीडिएट पर्सन, मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई सर्विस प्रोवाइडर हो गया, कोई रेस्टोरेंट हो गया, ज्वेलरी शॉप हो गया, तो टैक्स पेयर यहाँ पर खरीदारी किया, सर्विसेज लिया,
और उसके बदले जो उसका बिल हुआ, मान लीजिए आपने 1,000 का खरीदारी किया, उस पर 18% जीएसटी लगा, तो दोनों जोड़कर उसको देता है। अब जो जीएसटी का अमाउंट है तो इसको तो नहीं मिला है, गवर्नमेंट को मिला है, तो ये जाकर फिर जीएसटी का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करेगा। तो मतलब कि यहाँ पर टैक्स पेयर भी टैक्स देगा, जनता ही टैक्स देगी, लेकिन एक माध्यम बन रहा है यहाँ पर कौन, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो गुड्स सेल कर रहा है वो। तो इसीलिए इनडायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट के पास ये टैक्स का अमाउंट जा रहा है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें कि भारत में किस किस प्रकार के जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी चल रहे हैं, तो भारत में देखिएगा तो बहुत सारे टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जिसमें कि अगर अभी देखिएगा तो बहुत दो ही मुख्य रूप से, एक जीएसटी और एक कस्टम ड्यूटी है। आपको पता होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। उससे पहले जीएसटी नहीं था भारत में। उससे पहले बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, जिसमें कि वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, लिखते जाइएगा, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और भी बहुत सारे। अब इसमें क्या बदला हुआ, 1 जुलाई 2017 ये वह डेट है। उस दिन क्या किया गवर्नमेंट ने, एक ऐतिहासिक फैसला लिया, हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया। गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी प्रकार के, जितने भी ये सारे टाइप्स देख रहे हैं, इन सबको खत्म करके, क्योंकि देखिएगा जीएसटी जब लाया गया तो उसका पीछे मोटिव ये था कि अगर जितने प्रकार के टैक्स लेने पड़ेंगे उतने प्रकार की हमें टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा बिजनेसमैन को। जीएसटी देखिएगा तो अधिकतर, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स देखिएगा तो अधिकतर जो है, जो सेल परचेज का काम करते हैं उन्हीं को पे करना, मतलब उन्हीं के द्वारा फाइल किया जाता है, पे करना पड़ता है। तो इसीलिए उनको भी समस्या है, साल भर में कितने प्रकार के टैक्स फाइल करेंगे। गवर्नमेंट को भी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने का पड़ेगा, वैट के लिए अलग बनाना है, सर्विस टैक्स के लिए अलग बनाना है, सेल्स टैक्स के लिए अलग बनाना है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, अलग अलग डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट को टैक्स लेने के लिए भी खर्चे बहुत ज़्यादा करने पड़ रहे थे, क्योंकि एम्प्लॉयज़ नियुक्त होंगे, उनका खर्चा है, सैलरी देना है, टैक्स वसूलेंगे, लेकिन खर्चा बढ़ते रह रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन सभी टैक्सेस को ख़त्म करके एक सिंगल टैक्स लाया, जिसको बोला गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और वैट खत्म हो गया, एक सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस खत्म कर दिया गया। अभी वर्तमान में इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे बड़ा जो टैक्स है वो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी, और इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे टैक्स जो है चलते हैं, बाकी सारे टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हमने इतना सारा डिस्कशन किया, टैक्स हमने समझा, टैक्स के प्रकार, और डायरेक्ट टैक्स में क्या शामिल है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या शामिल है। हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है, पूरे कॉमर्स सिलेबस में, वो सिर्फ इनकम टैक्स को पढ़ना है। ये आयकर जो अधिनियम है, टैक्स अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक समझिए कि ये इनकम टैक्स है, जो ये सब नहीं पढ़ना है हम लोग को। यही टॉपिक को इनकम टैक्स में भी बहुत सारे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो बहुत सारे टॉपिक्स देखेंगे जो आगे अभी हम बताएं भी थे कि इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग। किन्हीं को कोई डाउट है?
यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चूंकि हम लोग को इसमें इनकम टैक्स पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इनकम टैक्स, अगर आपसे पूछा जाए कि इनकम टैक्स क्या चीज़ है, मतलब किस तरह का टैक्सेस है, तो ये सीधा सा एक डायरेक्ट टैक्सेस है। इनकम टैक्स जैसा कि हमने बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट बना गया है। भारत सरकार ने भारत में जितने भी प्रकार के टैक्सेस थे उसके लिए 2 डिपार्टमेंट, एक हेड डिपार्टमेंट बनाया था, जिसमें कि एक था सीबीडीटी और एक है सीबीईसी। सीबीईसी अभी बन चुका है सीबीआईसी। सीबीआईसी का फुल फॉर्म बताते हैं। सबसे पहले सीबीडीटी समझिए। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। भारत में जितने भी प्रकार के डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसका सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा सीबीडीटी के द्वारा जारी किया जाएगा, मतलब कंट्रोल उसी के द्वारा किया जाएगा। जितना भी सर्कुलर है, नोटिफिकेशन है, नोटिस है, अमेंडमेंट है, सारे चीज़ें सीबीडीटी मेन हेड होगा डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, तो इनकम टैक्स का भी मेन हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी जो है वो सीबीडीटी है। उसी तरह भारत में जितने भी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसका हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है सीबीएसई को बनाया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लाया गया तो इसका नाम परिवर्तित कर कर सीबीआईसी कर दिया गया है, क्योंकि भारत में 2 ही तरह के अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस मुख्य रूप से है, एक जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। इसीलिए अब इसका नाम हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। क्लियर है? तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब सवाल उठता है कि जैसे कि भारत में देखिएगा तो बहुत सारे डिफरेंट टैक्सेस हैं, बहुत सारे डिफरेंट टैक्सेस हैं, कुछ डायरेक्ट टैक्सेस हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये टैक्सेस वसूलता कौन है, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, वैट है, सर्विस टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, जीएसटी है, और भी बहुत सारे डिफरेंट टैक्सेस हैं। तो इनको वसूलेगा कौन, कौन इसको आप लेगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट? अभी देखिएगा तो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत बहुत सारे लोकल अथॉरिटीज़ होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिनको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट होती है और सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिएगा तो पूरे संविधान में कुछ लिस्ट बनाए गए हैं, जिसमें कि कुछ सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और कुछ कंकरेंट लिस्ट होता है। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब कि कुछ अधिकार वैसे कुछ क्षेत्र है, जैसे कि भारत में देखिएगा एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती है। अब देखिएगा भारत में जो परमाणु क्षेत्र है, जो एटॉमिक एनर्जी वगैरह है, उसका पूरा अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट को कोई राइट्स नहीं उसमें। तो इसीलिए ये लिस्ट वगैरह बनाए गए हैं। अब यहाँ पर टैक्सेस को भी वसूलने का लिस्ट बनाया गया है, कौन टैक्स कौन वसूलेगा। तो इसमें से देखिएगा तो कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है, और कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो कि वसूलती तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन जो उसका हिस्सा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। जैसे कि जीएसटी देखिएगा वसूलने का काम पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन जो उसका मेजर हिस्सा होती है, जैसे जीएसटी आप पे करते होंगे तो उसमें देखते होंगे, मान लीजिए आपने जीएसटी 18% पे किया, तो उसमें देखिएगा लिखा रहता है SGST और एक होता है CGST। 18% आपने टोटल टैक्स पे किया जीएसटी, इसमें 9% यहाँ रहता है और 9% यहाँ पर।
ये हिस्सा हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का और ये हिस्सा हो गया स्टेट गवर्नमेंट का। क्लियर है? अब इसी तरह देखिएगा, हम लोग को इनकम टैक्स पढ़ना है तो आपसे अगर पूछा जाए कि इनकम टैक्स किसके लिस्ट में आएगा, सेंट्रल, स्टेट या कंकरेंट लिस्ट में, तो इनकम टैक्स पूरा का पूरा ये राइट से ही वसूलने का सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इनकम टैक्स सेंट्रल लिस्ट में आता है, संविधान में ही प्रावधान है। अब बोलिए सर ये कैसे पता चलता है? तो संविधान में जो दिया हुआ है उसके तहत। तो इनकम टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। इनकम पर जितने भी प्रकार के इनकम है, पूरा का पूरा उस पर टैक्स वसूलने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। कृषि आय पर, एग्रीकल्चर इनकम पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कभी भी टैक्स नहीं ले सकती है, वो काम है स्टेट गवर्नमेंट का। इसीलिए देखिएगा इनकम टैक्स एक्ट में एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स को एग्जेम्प्ट किया गया है कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा कभी भी। क्लियर है? वही चीज यहां पर मेंशन किया गया है। यहां पर एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस लिस्ट में, तो देखिएगा यूनियन लिस्ट को सेंट्रल लिस्ट भी कहा जाता है। एंट्री नंबर 82 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, हैज गिवन द पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी अ टैक्स ऑन एनी इनकम। जितने भी प्रकार के इनकम में सभी पर टैक्स लीजिए, एक्सेप्ट अदर देन एग्रीकल्चर इनकम विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर बाकी जितनी भी इनकम है सब पर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ले सकती है। सीबीडीटी तो अभी हमने बताया कि इनकम टैक्स का हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी जो है सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब सवाल उठता है कि जैसे कि हमने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार ये कहाँ से मिला? कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, कि इनकम टैक्स लिया जा सकता है। क्योंकि अब इनकम टैक्स वसूलना है तो बहुत सारे नियम बनाने होंगे। तो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग कौन कौन से नियम है जिसको लागू किया गया है और उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है, तो इसके लिए सबसे पहला एक्ट आता है। मतलब कि 5 कंपोनेंट बनाए गए हैं। हम लोग को तो देख के लगता है कि नहीं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ये एक्ट है, उसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अलावा 4 और अन्य कंपोनेंट है जिसको समय समय पर लागू करके टैक्स वसूला जाता है। जैसे देखिएगा तो हर कोई चाहता है कि हम टैक्स न दें, क्योंकि टैक्स हम देना मेरे इनकम का, मान लीजिए मेरा 1 लाख इनकम होता है, हम उसमें से 10,000 टैक्स दे देते हैं, तो 10,000 मेरा चला गया टैक्स में। तो हर कोई, आपको बता दें कि इंडिया में मात्र 2 से 3% अभी टैक्स देते हैं। अभी हो सकता है कि 8% बढ़े तो 3% मान के चलिए, 3-4%। अगर पूरे इंडिया के लोग अगर ईमानदारी से इनकम टैक्स जमा करें तो भारत सरकार का इनकम समझ रहे कितना ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मात्र 2 से 4% जो है लोग अभी टैक्स, इनकम टैक्स जो है जमा कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। अब हर कोई चाहता है कि इनकम टैक्स से बचने के लिए तो अलग अलग हथकंडे अपनाते रहता है। इसलिए भारत सरकार ने अलग अलग इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अलावा बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, सर्कुलर, बहुत सारे जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं उसको भी लागू करके इनकम टैक्स वसूलने का काम करती हैं। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट ये काम करती हैं। तो इंडिया में अभी 5 कंपोनेंट है जो कि लागू किए जाते हैं इनकम टैक्स वसूलने के लिए। पहला है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस एक्ट में मेन प्रोविजंस हैं, इंडिया में जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मेन प्रोविजंस बनाए गए हैं कि जो टैक्स जो वसूला जाएगा वो किस तरह से वसूला जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को? इससे पहले इंडियन इनकम टैक्स एक्ट था, ब्रिटिश के समय 1922 वो था, उससे पहले भी अन्य टैक्सेस थे। दूसरा कंपोनेंट है इनकम टैक्स रूल 1962। जैसे कि सीबीडीटी जो है यहां पर हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है,
सीबीडीटी हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है। अब उसके द्वारा समय समय पर कुछ रूल्स जारी किए जाते हैं। हो सकता है कि आज आप समझ सकते हैं 1961 में ये एक्ट बना, तो समय के अनुसार उसमें भी बदलाव जरूरी है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इनकम टैक्स हम दे बच रहे। बहुत सारे लोग, पहले था कि लिमिट था इनकम के सोर्सेस, सैलरी से कुछ बिजनेस से कमाते थे। आज के डेट में तो इनकम के सोर्सेस हजारों सोर्सेस हैं। कोई रेंट लगाकर इनकम कमा रहा है, कोई यूट्यूब से इनकम कमा रहा है, कोई सोशल मीडिया से, तो कोई मार्केटिंग करके इनकम कमा रहा है। तो इनकम के बहुत सारे सोर्सेस हैं, इसलिए समय समय पर रूल्स और गाइडलाइंस जारी करना जरूरी है, ताकि वो इनकम सभी से वसूला जा सके। उन सब रूल्स को एक जगह कलेक्टिवली बोला जाता है इनकम टैक्स रूल 1962। मतलब अभी तक जितना भी रूल्स बना है इसी के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा कंपोनेंट है हर साल जो बजट आता है, यूनियन बजट। बजट कौन पेश करता है? जो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है। वही वर्तमान में कौन है? कमेंट करके सभी कोई बताइएगा, वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो हर साल बजट लाया जाता है और उसी बजट में जो है एक लिस्ट होता है, फाइनेंस बिल होता है। फाइनेंस बिल जिसको हिंदी में वित्त विधेयक कहते हैं, फाइनेंस बिल। वित्त विधेयक, यही फाइनेंस बिल उस साल का फाइनेंस एक्ट बनता है और ये हर साल ये एक्ट आता है। इसी फाइनेंस एक्ट में, इसी फाइनेंस बिल में एक सेक्शन होता है जिसके अंतर्गत इस साल टैक्स रेट क्या रहेगा, 15% रहेगा, 10% रहेगा, 20% रहेगा, 30% रहेगा। जो पहले से चला आ रहा है, हो सकता है उसमें बदलाव किया जाए या फिर हो सकता है बदलाव ना किया जाए, घटाया जाए या हो सकता है बढ़ाया जाए। तो ये सारे डिसीजन इसी फाइनेंस एक्ट में होते हैं, इसी फाइनेंस बिल में जो हर साल जो आता है। तो ये भी एक सोर्सेस हो गया। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि इस साल जो सैलरी पर टैक्स, या फिर मान लीजिए आपका 3 लाख इनकम है तो आपको टैक्स देना है या फिर एग्जेम्प्टेड है, रिटर्न फाइल सबको करना है। टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ये रेट पर डिपेंड करेगा कि वो उस पर अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो ये कहाँ से मिलेगा? इसी एक्ट में मिलेगा, फाइनेंस एक्ट में। उसके बाद चौथा कंपोनेंट है सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। टाइम टू टाइम ये जो है सीबीडीटी के द्वारा ही ये सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन या प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैसे इनकम टैक्स बेटर वे से काम करेगा। डिस्प्यूट तो होते रहते हैं, कोई टैक्स देने से बचना चाहता है, टैक्स चोरी करता है, तो डिस्प्यूट हमेशा होते रहते हैं। तो ये सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन समय समय पर जारी करना है, कब रिटर्न फाइल करना है, उस सारी चीज़ों के बारे में। और इसमें पांचवा एक लास्ट कंपोनेंट हो जाता है जुडिशियल डिसीजंस। अब मान लीजिए इनकम टैक्स अथॉरिटी या गवर्नमेंट और क्लाइंट के बीच में, मतलब जो पब्लिक है, जो टैक्स पेयर है, उसके बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है, मामला इतना बढ़ जाता है, चला गया कोर्ट में। अब कोर्ट में डिसीजन होगा, तो कोई डिसीजन दिया गया तो उस डिसीजन को फ्यूचर में रेफरेंस रखा जाता है कि अगर फ्यूचर में इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच में टैक्स डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, तो उसका एक रेफरेंस लिया जाएगा और उसी के आधार पर निर्णय होगा। तो जुडिशियल डिसीजन भी यहाँ पर लॉ, मतलब कि ये केस स्टडीज बन जाता है आपका, जो फ्यूचर में अप्लीकेबल होगा। बहुत सारे इसमें ट्राइब्यूनल भी मतलब कोर्ट होता है, अपील ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स अथॉरिटीज और बहुत सारे अन्य जो एसएससी के रिगार्डिंग। एसएससी आगे हम लोग देखेंगे, जो एक तरह से इसको बोल सकते हैं जो टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ गया है, वही एसएससी है। तो ये टोटल 5 कंपोनेंट है जहाँ से टैक्स जो है, इनकम टैक्स जो है वसूलने का काम किया जाता है। सारे जो रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं, एक्ट के प्रोविजन जो लागू होते हैं, ये 5 कंपोनेंट के तहत होते हैं इंडिया में। अब इसमें किसी में कंपोनेंट में अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। बिल्कुल, अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, बहुत सारे छात्रों का सही उत्तर आया है, निर्मला सीतारमन जी हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें देखिएगा तो हम लोग को क्या स्टडी करना है, 5 कंपोनेंट में हमारे सिलेबस में क्या है। तो हमारे सिलेबस में से इसमें ये इनकम टैक्स एक्ट है 1961, इसी को हम लोग को सिर्फ पढ़ना है। पूरे सिलेबस में देखिएगा तो यही मेंशन है। अब बोलिएगा सर कि क्या इनकम टैक्स रूल हम लोग को नहीं पढ़ना है? तो पढ़ना है। जब इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ रूल्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि जब हम लोग पढ़ेंगे सैलरी में
अलाउंसेस, भत्ते, तो वहाँ पर स्पेशल अलाउंसेस आ जाते हैं। तो रूल्स बनाया गया है इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल 1962 में, वहाँ से कुछ रूल्स पढ़ते हैं। एनुअल फाइनेंस एक्ट भी पढ़ना होता है, लेकिन सभी नहीं पढ़ना है, बस उसमें जो रेट है, जैसे कि अभी यहाँ पर 2021 है, तो हम लोग को 2022 का जो फाइनेंस एक्ट है, अभी 2 चल रहा है, तो 2022 का जो फाइनेंस एक्ट है उसका जो रेट है वही हम लोग के लिए अप्लीकेबल हो। एग्जाम में बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर की एनुअल फाइनेंस एक्ट तो हर साल आता है, इस एग्जाम के लिए हम लोग कौन सा पढ़ें? तो बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर 23 का पढ़ना है। 23 का कैसे पढ़ सकते हैं? 22 का जो होगा, देखिएगा जो रूल्स बना 2022 में वो अगले असेसमेंट ईयर के लिए लागू होता है। आगे हम बताएंगे कि प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है, तब आपको ये पकड़ने में आसानी होगी कि आखिर 2022 वाला फाइनेंस एक्ट क्यों अप्लीकेबल होगा। सर्कुलर नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ हम लोग को नहीं पढ़ना है, और न ही ये जुडिशियल डिसीजन में ये सब पढ़ना होता है। जो हायर, जो जैसे कि सीए वगैरह बनते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह, तो उन लोगों को पढ़ना पड़ता है, इतना हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम लोग को मेन इसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मेन प्रोविजंस को पढ़ना है। अब इसी को हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सबसे पहले इसमें हम लोग इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन में इंटर करने से पहले कुछ डिफिनीशंस हमें पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं, पता चल रहा है कि प्रीवियस ईयर हमको पता ही नहीं है, एसएससी किसे कहते हैं पता ही नहीं है, हमें पता नहीं है कि असेसमेंट ईयर होता क्या है, उसे समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट डिफिनीशन जो दिए गए हैं वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल के बारे में समझेंगे। जैसे कि आपके मन में सवाल उठेगा टैक्स कौन देगा, तो टैक्स देने का मतलब हम लोग सीधा से रखते हैं कि जो एक नेचुरल पर्सन है, जैसे हम और आप हैं। तो क्या आज के डेट में सिर्फ व्यक्ति के नाम पर ही आय हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अब मान लीजिए कोई कंपनी बना लिया है तो कंपनी को भी इनकम हो रहा है, कोई फर्म बना लिया है उसको भी इनकम हो रहा है, कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई कॉलेज चला रहा है, कोई कोचिंग चला रहा है, तो उसके नाम पर वो है, कोचिंग के नाम पर, तो वो तो एक रजिस्टर्ड है संस्था, तो उसके नाम पर इनकम आ रहा है, तो वो बोल सकता है ना कि हम टैक्स क्यों देंगे। तो आप टैक्स नहीं दीजिए, जिसके नाम पर इनकम आ रहा है उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इंडिविजुअल को डिफाइन किया गया है। इंडिविजुअल के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इंडिविजुअल के अंतर्गत यहाँ पर HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हुआ है, इसको यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन्स को डिफाइन किया गया है। पर्सन्स को, पर्सन मीन्स व्हाट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में पर्सन्स को डिफाइन किया गया है। पर्सन्स को डिफाइन करने की यहाँ पर क्यों जरूरत पड़ी? जो अभी हमने बताया था कि जैसे एक नेचुरल पर्सन हम उसको देख ही रहे हैं, लेकिन इनकम का सोर्सेस सिर्फ आज के डेट में तो नेचुरल पर्सन्स तक ही सीमित नहीं है, अलग अलग कंपनी के रूप में है, कोई जिसको हम लोग आर्टिफिशियल संस्था बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग एसोसिएशन बने हुए रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसके नाम पर भी इनकम होता है। तो हर कोई चाहेगा कि मेरा इनकम तो नहीं है, वो संस्था का इनकम है, तो हम कैसे इनकम टैक्स पे के, तो इनकम टैक्स से बचने के लिए वो ऐसा काम करेगा। इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन्स को डिफाइन किया गया कि अगर इन सभी कैटेगरी में इनकम किसी भी प्रकार का होगा हम टैक्स लेंगे। अब कुछ बोलेगा सर कि ना हम इंडिविजुअल हैं, ना हम HUF है, ना कंपनी है, ना फर्म है, ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ना लोकल अथॉरिटी है, तो क्या हम टैक्स नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए कॉलेज का नाम नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी है, तो क्या उनको टैक्स नहीं देना है? तो बिल्कुल देना है। तो वो टैक्स कैसे देगा? तो जो इस सब कैटेगरी में फॉलो नहीं करेगा उसको लास्ट कैटेगरी में शामिल किया जाता है। तो पर्सन्स का मतलब एनी इंडिविजुअल्स, जैसे कि राम, सीता, मोहन, गीता, हम और आप। HUF क्या होता है? इंडिया में देखिएगा तो पहले ज्वाइंट फैमिली होते थे, अभी भी ज्वाइंट फैमिली है लेकिन पहले के मुकाबले कम है, तो उनका बिजनेस भी देखिएगा तो चलता था, जो ज्वाइंटली चलता था, पूरा परिवार मिलकर एक बिजनेस चला रहे हैं, 2-4 पीढ़ी या 5 पीढ़ी एक साथ रह रही है, तो 50, 150, 200 मेंबर एक ही घर में है, एक ही फैमिली में, और एक बिजनेस को चला रहे। इसी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहा जाता है। आज भी देखिएगा इंडिया में बहुत सारे ऐसे फैमिलीज है जो अभी भी वो बिजनेस चला रही है, तो उसमें तो कोई एक पर्सन नहीं हुआ, उसमें तो पूरा फैमिली मिलकर पर्सन चला रहा है। उसका एक हेड होता है जिसको हम लोग कर्ता कहते हैं,
KARTA, कर्ता। कर्ता बोलिए तो सबसे बुजुर्ग भी हो सकता है उस फैमिली का, या फिर जिसको वो अधिकार दिया गया है उस फैमिली का, वो कर्ता। मैनेजर उसको बोलिए सीधा सा। तो उसी के आधार पर यहाँ पर जो है HUF के रूप में उसको टैक्स देना पड़ता है। एक कंपनी का तो मतलब आप समझते हैं, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। फर्म के अलावा इसमें लोकल अथॉरिटी LLP भी लिख लीजिएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एक संगठन है इसमें कि डिफरेंट टाइप्स है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे रजिस्टर्ड नहीं है। वो इसमें ये बोल सकता है ना कि सर कि मान लीजिए हम एक फर्म चलाते हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, एक फर्म का, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का, एसोसिएशन पर्सन का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। वो बोल सकता है आप टैक्स क्यों दें, तो उसके लिए यहाँ पर नियम बना दिया गया है, चाहे आप रजिस्टर्ड हो चाहे रजिस्टर्ड नहीं है, टैक्स तो देना है। लोकल अथॉरिटी में क्या चीज़ आता है, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, पंचायत वगैरह, वो सारे इसमें आते हैं। अब कोई बोलेगा सर कि हम इस सब कैटेगरी फॉलो नहीं करते हैं, तो भी टैक्स लिया जाएगा लास्ट कैटेगरी में। जैसे कि अभी यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे थे, तो यूनिवर्सिटी अगर पूछा जाए आपसे कि यूनिवर्सिटी को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, कॉलेजेस को, तो ये आर्टिफिशियल, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द एबव कैटेगरी, जो इस कैटेगरी में फॉलो नहीं करेगा लास्ट कैटेगरी में शामिल कर से उनसे टैक्स लिया जाएगा। क्लियर है सभी को? तो ये पर्सन का डिफिनीशन हो गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। अब अगला है जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, जिसमें कि SSC को डिफाइन किया गया है। SSC को आप सीधा से रखिए, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ गया, वो SSC है। मतलब कि हर वह व्यक्ति, हर वह पर्सन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक बार जुड़ गया, वो SSC कहलाएगा। अब बोलिए, आपके मन में आप सवाल उठेगा सर कि जो इनकम टैक्स देगा वही ना SSC कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। इसको इस तरह से समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपका हर साल इनकम जो है 3 लाख रुपया है, लेकिन 3 लाख तो एग्जेम्प्टेड है, इनकम से टैक्स तो नहीं देना है उस साल, लेकिन रिटर्न फाइल करना है, रिटर्न फाइल किया आपने, तो हम भी SSC कहलाएंगे। टैक्स तो हम नहीं पेमेंट नहीं किया, टैक्स पेमेंट किए हो चाहे पेमेंट नहीं किए हो, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ गए तो हम SSC हैं। एक और इसमें स्पेशल केस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीम्ड टू बी एन SSC। ये क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए है, मिस्टर ए का जुलाई इसी महीने मतलब कि डेथ हो जाता है, तो इसका एक सन है डी, 31 मार्च को सारा फाइनेंशियल एंड हुआ, तो टैक्स पे करने की बात आएगी। तो अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीने का टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए तो अब जिंदा ही नहीं है, तो टैक्स कैसे पे करेगा? तो मिस्टर ए के बदले उसका सन जो है 4 महीने का टैक्स पे करता है। टैक्स कौन पे कर रहा है? मिस्टर डी, लेकिन अपना नहीं, 4 महीने का मिस्टर ए का। तो इसको मिस्टर डी को यहां पर बोलेंगे डीम्ड टू बी एन SSC, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको माना हुआ करदाता, माना हुआ करदाता हिंदी में इसको बोलते हैं। क्लियर है? मतलब कि अपना टैक्स ना देकर किसी दूसरे का भी टैक्स अगर हम पे कर रहे हैं तो हम भी SSC हैं। कोई पेनाल्टी पे नहीं करने जाता है, जैसे कि आप उस पर चार्ज लग गया, पेनाल्टी चार्जेस कोई पे करने जाता है, टैक्स पे नहीं करने जा रहा है, तो भी वो SSC कहलाएगा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है यहाँ पर असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। इसको इस तरह से समझिए, ये प्रीवियस ईयर और ये असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर को एक सीधा सा एग्जांपल, मतलब एक सीधा सा डिफिनीशन रखिए कि जिस साल हम कमाई करेंगे वो प्रीवियस ईयर है, जिस साल हम अर्न करेंगे वो प्रीवियस ईयर है, और जिस साल टैक्स पे करेंगे वो असेसमेंट ईयर है। कमाई प्रीवियस ईयर, और जिस साल इस कमाई पर जिस साल हम लोग टैक्स पे करेंगे वो असेसमेंट ईयर कहलाएगा। अब बोलिएगा सर कि मान लीजिए हम 2010 में कमाई करते हैं और उसके बदले टैक्स हम लोग पे करते हैं 2020 में, तो क्या ये संभव है?
ऐसे जनरली देखा जाता है कि एरियर अगर है तो जैसे कि मान लीजिए 2010 में आपका कोई एरियर था, सैलरी नहीं मिला था, उस साल आपने टैक्स नहीं पे किया, तो बाद में तो टैक्स देना ही है जब सैलरी आपको प्राप्त होगा, आगे हम लोग देखेंगे भी। लेकिन असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो ये कंटिन्यूसली होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी कमाई होती है 2022-23 में, तो इसका नेक्स्ट जो जिस ईयर हम टैक्स पे करेंगे वो 23-24 होगा। हर एक असेसमेंट ईयर और हर एक प्रीवियस ईयर एक फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष, जो कि हर साल प्रारंभ होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। एक अप्रैल को प्रारंभ होकर 31 मार्च को खत्म हो जाता है। क्लियर है? अब जैसे कि मान लीजिए आपने कमाई किया 1 अप्रैल से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक। इस साल का टैक्स हम लोग कब पे करेंगे? नेक्स्ट ईयर। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2024-2025। ये भी एक फाइनेंशियल ईयर है, तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 31 मार्च 2025 हमारा असेसमेंट ईयर होगा। मतलब कि इस प्रीवियस ईयर के लिए यह असेसमेंट ईयर है और इसका असेसमेंट ईयर का ये प्रीवियस ईयर है। क्लियर है? अगर हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं 23-24 तो प्रीवियस ईयर डेफिनेटली होगा 22-23। अगर हम 22-23 बोलते हैं प्रीवियस ईयर तो डेफिनेटली 23-24 जो होगा इसका असेसमेंट ईयर होगा। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना महीना होगा? 12 महीना, ऑलवेज। बारह महीने का। लेकिन जो प्रीवियस ईयर होता है ये 12 महीने या उससे कम हो सकता है। प्रीवियस ईयर 12 महीने या उससे कम का भी हो सकता है। वो कैसे? हम तो असेसमेंट ईयर देख रहे हैं, नहीं 12 महीने का बिल्कुल, इसमें कोई कम बेसी होगा ही नहीं, ऑलवेज हमेशा 12 महीने का होता है। लेकिन प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है, 12 महीने या उससे कम, ज़्यादा तो नहीं होगा, 12 महीने या उससे कम होगा। कैसे? इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि मिस्टर ए है जो 5 साल से झारखंड में पीजीटी की तैयारी कर रहा था। आपको पता है 2017 में वैकेंसी आई थी, अब 2023-22 में आया है। अब जाकर मान लीजिए इस बार एग्जाम हुआ अगस्त में और नवंबर 2023 में उसका सिलेक्शन हो जाता है और जॉब में चला जाता है। मान लीजिए 10 नवंबर को उसको अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो उसने जॉब करना प्रारंभ कब से किया? 10 नवंबर 2023 से। अगर पूछा जाए आपसे कि मतलब मिस्टर ए से कि आपका प्रीवियस ईयर कब से कब तक का है, तो इसका प्रीवियस ईयर जिस दिन से ये जॉब स्टार्ट करेगा, जिस दिन से इसने कमाई प्रारंभ किया, उस दिन से प्रारंभ होगा, न कि 1 अप्रैल से। तो इसलिए फर्स्ट जो बिजनेस या प्रोफेशन, अगर मान लीजिए हम बिजनेस आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा आज कितना तारीख है? 11 जुलाई। तो 11 जुलाई से मेरा काउंट होगा फर्स्ट प्रीवियस ईयर। इसका जॉब लगा 10 नवंबर को, तो 10 नवंबर से काउंट होगा फर्स्ट प्रीवियस ईयर। अगला साल तो 1 अप्रैल से ही होगा। लेकिन जिस दिन से कोई भी न्यूली सेटअप बिजनेस होता है या प्रोफेशन, तो आप नोट करके यहां पर लिख लीजिएगा, फॉर न्यूली सेटअप बिजनेस या प्रोफेशन, कोई जॉब में गया, कोई कुछ भी स्टार्ट किया, तो उसका फर्स्ट प्रीवियस ईयर, सिर्फ फर्स्ट ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पहला प्रीवियस ईयर जिस दिन से प्रारंभ किया, प्रारंभ बिजनेस या प्रोफेशन, बिजनेस जिस दिन से प्रारंभ किया या जॉब में जिस दिन से गया, वहीं से प्रारंभ उसका फर्स्ट प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर तो इसके लिए, जैसे कि हमने यहां पर बताया, तो अगर मिस्टर ए के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फर्स्ट प्रीवियस ईयर,
तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर इसका कब से होगा? 10 नवंबर 2023 से खत्म तो 31 मार्च को ही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 31 मार्च को 2024 तक। अभी हमने बताया प्रीवियस ईयर 12 महीने उससे कम का होगा। कुछ छात्र क्या करते हैं प्रश्न में, क्योंकि प्रश्न में तो ऑप्शन रहेगा ही, प्रश्न में ऑप्शन दे देगा 10 नवंबर 2023 से 31 मार्च 2025 तक, तो क्या वो सही होगा? बिल्कुल नहीं। 10 नवंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक ही इसका फर्स्ट प्रीवियस ईयर होगा, उसी डेट को खत्म हो गया, चाहे वो कितने महीने का, उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर है? ये फर्स्ट प्रीवियस ईयर हो गया। असेसमेंट ईयर इसका क्या होगा? असेसमेंट ईयर तो सीधा सा 24-25 हो जाएगा, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। अब इसका सेकेंड प्रीवियस ईयर का निकालें। सेकेंड प्रीवियस ईयर, तो सेकेंड प्रीवियस ईयर फिर वही 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। और असेसमेंट ईयर इसका 2025-26, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट था। तो हमने यहाँ पर असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में क्या क्या सीखा? तो प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर है, और असेसमेंट ईयर का पिछला ईयर प्रीवियस ईयर है। असेसमेंट ईयर 12 महीने या उससे कम का होगा। असेसमेंट ईयर जिस साल कमाई हो रही है वही असेसमेंट ईयर है, जिस साल इनकम अर्न होगा वो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर है, और जिस साल टैक्स पे करना है वो असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होता है। असेसमेंट ईयर हो चाहे प्रीवियस ईयर हो, दोनों हमेशा फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर को, मतलब 12 महीने का, 1 अप्रैल से 31 मार्च। यहां पर एक नोट रखना है कि अगर कोई न्यूली सेटअप बिजनेस है, मतलब कि बिजनेस प्रारंभ ही हुआ है आज से, तो कब से उसका प्रीवियस ईयर काउंट करेंगे? तो जिस दिन से वो प्रारंभ हुआ बिजनेस या प्रोफेशन, उसी दिन से आने वाले 31 मार्च तक फर्स्ट प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर तो 12 महीने का ही होगा। फिर सेकेंड प्रीवियस ईयर सेम प्रारंभ होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। किन्हीं को कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर हमने बता दिया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट, अगर देखिएगा तो यूजीसी नेट एग्जाम में इसको बहुत बार, मतलब कि हमें लगता है कि हर बार जो एग्जाम होता है ना वहाँ पर पूछा जाता है। हो सकता है कि एक आध दो एग्जाम में नहीं पूछा जाए, वहाँ पर पूछा जाता है। पीजीटीबी एग्जाम में बहुत सारी जगह पूछा गया है। जैसे कि हमने एक रूल पढ़ा अभी कि प्रीवियस ईयर में जो इनकम होगा हमें टैक्स उस पर कब पे करना है? अगले साल, मतलब कि असेसमेंट ईयर में। रूल यही है कि इस साल जो हम कमाई करेंगे, जैसे कि मेरा अगर प्रीवियस ईयर अभी है, प्रीवियस ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक। हमें टैक्स पे कब करना है? अगले साल 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में। तो रूल तो यही है, लेकिन ये रूल कुछ जगह पर लागू नहीं होता है। ये इनकम टैक्स का सबसे, मतलब कि बेहतर रूल है, या फिर बोल सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि हम कमाई करेंगे प्रीवियस ईयर में और टैक्स देंगे अगले साल। लेकिन कुछ इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? कि कमाई इस साल होगी, इसी साल टैक्स देना होगा। मान लीजिए हम 2023-24 में अगर कमाई करते हैं तो 2023-24 में ही टैक्स देना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि सर की जो जनरल रूल है तो बनाया गया कि अगले साल टैक्स पे करना है, तो आखिर क्या जरूरत पड़ी कि ऐसा रूल बनाना पड़ा है कि इस साल की इनकम पर इसी साल टैक्स देना होगा? तो सोच के खुद देखिए क्यों ऐसा रूल बनाएंगे। हमें लग रहा होगा कि वो टैक्स देने से बचना चाह रहा होगा, भाग जाएगा देश छोड़कर, हो सकता है ऐसा।
हम कितना साल वेट करेंगे? मान लीजिए उसका सीजनल बिजनेस है, 2 ही महीना उसका बिजनेस चलता है, तो हम कल्पना करेंगे कि अगले साल वो आएगा फिर हमको टैक्स देगा। तो इन्हीं सारे सिचुएशन में कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए, इस एक्ट में प्रावधान बनाए गए कि जिस साल आपका इनकम होगा उसी साल टैक्स देना पड़ेगा। 5 केसेस ऐसे बताए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट में टोटल 5 ऐसे केस हैं जहां पर यह बताया गया है कि जिस साल इनकम आपको होगा उसी साल टैक्स देना पड़ेगा। और क्यों बनाया गया है ये देखने से ही पता आपको चल जाएगा। पहला, कोई नॉन रेसिडेंट है फ्रॉम शिपिंग। नॉन रेसिडेंट मतलब सीधा सा इसको अभी आगे हम बताएंगे नॉन रेसिडेंट कौन होता है। तो इंडिया में 182 दिन कम से कम न रहा हो उसको नॉन रेसिडेंट, और भी बहुत सारे प्रावधान लागू होते हैं। मान लीजिए एक विदेशी है, नॉन रेसिडेंट है, भारत में शिपिंग का बिजनेस करता है। जैसे कि बहुत सारे देखिएगा जहाज आते हैं, पानी जहाज वगैरह आए, इंडिया में रुके कुछ दिन और फिर वो चले गए, 1 महीना, 30 दिन, 28 दिन, 15 दिन, तो फिर वो उसी से टैक्स उसी दिन ले लिया जाता है उसी समय। ये पहला केस हुआ कि इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग। तो इसके लिए रूल यही है कि जिस साल आपका इनकम हुआ है उसी साल आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा एक्सेप्शन है कि कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया को परमानेंटली, जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसका जॉब लग गया अमेरिका में, परमानेंटली इंडिया को छोड़ के जा रहा है, या फिर एक लॉन्ग टाइम के लिए, अगर जॉब लगेगा तो 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए छोड़ के जा रहा है, तो इस साल का टैक्स आप इसी साल देके चले जाइए। ये दूसरा एक्सेप्शन हुआ। तीसरा एक्सेप्शन हुआ, कोई भी ऐसा बिजनेस फॉर्म किया गया है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, एक पर्टिकुलर इवेंट या पर्सन, जैसे कि बहुत सारे ट्रस्ट वगैरह होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे आईपीएल, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए टैक्स भी आप उसी साल देना होगा। चौथा केस हो जाता है एक्सेप्शन इसका, बहुत सारे लोग टैक्स देने से बचना चाहते हैं, तो अपना इनकम को क्या करते हैं कि अपने फैमिली मेंबर के नाम पर, कोई गरीब व्यक्ति है उसके नाम पर, अभी देखिएगा 2005 की जब नोटबंदी हुआ था पता चला कि उसके नाम पर उतना पैसा दिख रहा है, जबकि उसका पैसा है ही नहीं, कोई व्यक्ति उसके नाम पर कर दिया, अमीर व्यक्ति। तो मतलब कि वो ऐसा अपना एक सोच बना रहा है, वो एक कोशिश कर रहा है कि अपना इनकम दूसरे के नाम पर दिखाए, या फिर इनकम को डिस्पोज करने की कोशिश कर रहा है कि मेरा इनकम मेरा ना दिखे। तो वैसे व्यक्ति से भी उसी साल टैक्स ले लिया जाता है, और वो भी पेनाल्टी के साथ। और एक पांचवा केस हो जाता है, कोई डिसकंटिन्यूड बिजनेस है, तो हम लोग सीजनल बिजनेस है, अभी जैसे गर्मी सीजन था तो बहुत सारे अभी देखिएगा बिजनेस गर्मी के सीजन में चलते हैं, बरसात और ठंड आते आते वो खत्म हो जाते हैं। अभी ठंड आएगा, अभी जैसे अब बरसात आया तो अभी कुछ बिजनेस प्रारंभ होंगे, ठंड आते आते वो भी बिजनेस बंद हो जाएंगे, फिर ठंड आएगा तो ठंड में बिजनेस वो चलेंगे, फिर वो बंद हो जाएंगे। तो ये सीजनल बिजनेस, और बहुत सारे अन्य बिजनेस भी होते हैं, कुछ महीने चले और कुछ महीने बंद रहे। तो ऐसे बिजनेस से भी सेम ईयर में ही टैक्स ले लिया जाता है, मतलब जिस साल कमाई होगी उसी साल टैक्स देना पड़ेगा, मतलब प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना है। तो 5 केस कौन कौन हो गए? नॉन रेसिडेंट, इनकम फ्रॉम शिपिंग, कोई आपका परमानेंट इंडिया को छोड़ के जा रहा है या लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई बिजनेस या फिर बॉडीज फॉर्म किया गया है, कोई व्यक्ति अपना इनकम को डिस्पोज कर रहा है, चार्ज कर रहा है किसी और के नाम पर, और पांचवा केस हो गया कि कोई डिसकंटिन्यू बिजनेस है। ये टोटल 5 केसेस में जिस साल कमाई हुई उसी साल टैक्स पे करना है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, कोई पूछना है चाहते हैं कुछ, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। हेलो, हम क्लास ले रहे हैं, आपको बाद में कॉल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब इसमें एक और लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करके फिर आगे हम लोग इसके आगे जो टैक्स रेट है वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है क्या, इसको अगर समझ लें तो पूरा इनकम टैक्स ही कंप्लीट हो गया। मतलब कि इनकम टैक्स में हम शुरू से लेके अंत तक क्या करते हैं उसके बारे में पूरा बताया गया स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि मान लीजिए हम एक व्यक्ति है मिस्टर मोहन, मोहन को किसी प्रीवियस ईयर में इनकम होता है,
तो हम उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम क्या पता करेंगे? मान लीजिए आपको एक इनकम टैक्स का ऑफिसर बनाया जाता है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा? तो वो सारे स्टेप में अगर इसको समझ गए तो पूरा आपका इनकम टैक्स खत्म हो गया। और पूरे इनकम टैक्स में यही चीज़ पढ़ना ही है। अभी तो सिर्फ हम आपको उसका बेसिक बताएं, बस आपको एक नॉलेज हो गया कि हाँ इनकम टैक्स ये होता है, आरसीसी ये होता है, प्रीवियस ईयर ये होता है, असेसमेंट ईयर ये होता है, इंडिविजुअल ये होता है। बस ये आपको एक आइडिया मिल गया। मेन काम यहाँ से प्रारंभ होता है। तो टर्म था जिसका यूज़ हम लोग आगे करेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, किसी फाइनेंशियल ईयर, किसी प्रीवियस ईयर का हमको पता इनका इनकम हुआ, अब इसका हमको टैक्स कैलकुलेट करना है, तो क्या क्या हम रूल्स अप्लाई करेंगे? तो पहला हमारा स्टेप हो जाता है, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का अगर आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले उसका आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना होगा। अस्थायी निवास कैसे पता करते हैं वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब कि हम लोग उसमें निकालते हैं इंडिविजुअल का कि वो रेसिडेंट इन इंडिया है या फिर नॉन रेसिडेंट है, कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं, तब जाकर हमें ये पता चलता है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग को पता करना होगा। जब हम किसी व्यक्ति का, ये सेक्शन 6 में है, एज पर सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जब हमें पता चल गया कि मिस्टर ए का जो रेसिडेंशियल स्टेटस मान लीजिए नॉन रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट इन इंडिया है, तब हम लोग उसका क्या करते हैं, दूसरा स्टेप कि अब ये पता करेंगे कि जो इसको इनकम हुआ, कहाँ कहाँ से इनकम प्राप्त हुआ। क्या वो सैलरीड पर्सन था, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रहा है, रेंट पर लगाया था मकान और वहाँ से इनकम हो रहा है, या फिर कोई सोना वगैरह बेचा इसने, कोई ज्वेलरी वगैरह बेचा, वहाँ से पैसा मिला है, या फिर हो सकता है कि बिजनेस चला रहा होगा, कोई प्रोफेशन में होगा, चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर है, लॉयर है, क्या है, वहाँ से पता करना होगा। कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है कहीं तो डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, या गैम्बलिंग वगैरह करता है, लॉटरी वगैरह लगाता है, कहीं से तो इनकम हो रहा होगा। या तो कोई एक सोर्सेज से इनकम हो रहा है या सारे सोर्सेज से इनकम हो रहे होंगे, तो वो सोर्सेज हम लोग पता करते हैं। तो मेरा स्टेप 2 हो गया आपका, कैलकुलेट द इनकम एज पर प्रोविजंस ऑफ रिस्पेक्टिव हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब हम लोग जब ये पता चल गया कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसका इनकम कितना है, पता चल गया, फिर हम लोग स्टेप 3 करते हैं कि जितना भी हेड्स ऑफ इनकम है उसको हम लोग जोड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए सैलरी से हमें पता चला कि 1,80,000 एक साल का उसका इनकम है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सारा एनुअली काम करते हैं, फाइनेंशियल ईयर हम लोग लेके चल रहे हैं, तो एनुअली काम होगा सारा। 1,80,000 है, रेंट से मान लीजिए उसको 60,000 मिल रहे हैं, कहीं बिजनेस चला रहा था उससे आपका 5 लाख इनकम है, इस सबको हम लोग जोड़ेंगे एक साथ, हम लोग फिर उसको ऐड करेंगे सबको। फिर स्टेप हम लोग 4 में क्या करेंगे, क्लबिंग करेंगे। क्लबिंग का मतलब जैसे क्या, मान लीजिए मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए का इसका वाइफ भी होगी या फिर हस्बैंड भी होगा, इसके बच्चे होंगे, उनको भी इनकम हो, तो क्या किया जाता है कि सेपरेट अलग अलग सबको फाइल, एक ही परिवार में फाइल करने की जरूरत नहीं है, एक ही फाइल करेगा तो उसमें इनकम को क्लब करके आप दिखा सकते हैं। क्लबिंग मतलब होता है जोड़ना, हिंदी में इसको बोलते हैं जोड़ना। तो माइनर चाइल्ड का है, कोई स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस का मतलब हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई, तो उसको क्लब करके वहाँ पर दिखाते हैं। ये मेरा स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5 में क्या करते हैं, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड करते हैं कोई भी लॉसेस का। जैसे कि मान लीजिए किसी फाइनेंशियल ईयर में मेरा कोई लॉसेस था, अगर मेरा इनकम होता है तो हमसे टैक्स लिया जाता है, तो मेरा लॉस है तो उसकी भरपाई भी तो होना चाहिए। भरपाई का मतलब वो पैसा नहीं देंगे, बल्कि मेरा इनकम अगर अगले साल ज़्यादा होता है तो उससे एडजस्ट किया जाता है, लॉसेस को माइनस करके एडजस्ट किया जाता है। उस साल अगर मेरा दूसरे, जैसे कि मान लीजिए मेरा बिजनेस में यहाँ पर 50,000 का लॉस है, सैलरी में मेरा 1,80,000 इनकम दिख रहा है, रेंट में भी मेरा 60,000 इनकम दिख रहा है, तो यहाँ पर सेट ऑफ किया जाएगा। सेटअप मतलब कि जिस ईयर में लॉसेस है उसी ईयर में दूसरे हेड से उसका सेट ऑफ करना लॉसेस को, ये कहलाता है सेट ऑफ लॉसेस। मान लीजिए उस साल मेरा इनकम सफिशिएंट नहीं था, 50,000 का सिर्फ लॉस दिख रहा है, मतलब दूसरे हेड्स में कोई इनकम ही नहीं है, तो अगले साल इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो वहाँ पर बोलते हैं हम लोग कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो वही हम लोग स्टेप 5 में यही करते हैं। इतना सारा स्टेप 5 पर करने के बाद हम लोग को यहाँ पर मिल जाता है GTI। फाइनली हम लोग को यहाँ पर ग्रोस टोटल इनकम मिल चुका है। अब इसको ग्रोस क्यों को कहते हैं, क्योंकि इसके बाद भी कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हम अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, कोई डोनेशन देते हैं, चैरिटी में देते हैं, वेलफेयर फंड में देते हैं,
या फिर प्रधानमंत्री कोई योजना में देते हैं, बहुत जगह हम चैरिटी में देते हैं, अपने इलाज वगैरह करवाते हैं तो उसका भी डिडक्शंस मिलता है। तो वही होता है यहाँ पर स्टेप 7, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डिडक्शंस होता है किस अमाउंट से डिडक्ट करते हैं, टोटल इनकम से, ग्रोस टोटल इनकम से, वो पूछा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 80C से लेकर 80U तक जो डिडक्शन होता है वो जीटीआई से किया जाता है। और जब हम लोग यहाँ पर जीटीआई से कैलकुलेट कर लेते हैं, तब हम लोग को फाइनली मिल जाता है टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। मतलब कि ये वही इनकम है जिस पर कि टैक्स रेट अप्लाई होगा और टैक्स पे करना है। जैसे किसी व्यक्ति का हम लोग देखते हैं कि साल भर का उसका सैलरी है, मान लीजिए 50 लाख रुपया, तो क्या 50 लाख रुपया पर ऐसे ही हम लोग को टैक्स देना है? बिल्कुल नहीं, यही सारे स्टेप्स का पालन करना पड़ता है। तो हो सकता है कि सब माइनस करते करते पता चला कि बाद में हम लोग को 50 लाख में 25 लाख ही बचा, टैक्सेबल इनकम 25 लाख ही बचा, तो 25 लाख पर ही टैक्स पे करना है। इसी पर मान लीजिए 30% रेट है तो 30% इसी पर अप्लाई करेंगे और जितना टैक्स रेट होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या वो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी है? तो बिल्कुल नहीं। मान लीजिए यहाँ पर आया 25 या 75, तो एक्स अमाउंट आया आपका टैक्स लाइबिलिटी, तो क्या इसी को अमाउंट को पे करना है गवर्नमेंट को? तो नहीं, इसमें कुछ और ऐड होगा। यहाँ पर दो चीज़ ऐड होती है। जब हम लोग टोटल टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग इस पर टैक्स रेट अप्लाई करते हैं, वही 9th स्टेप है। और इसको अप्लाई करने के बाद फिर मान लीजिए आपका ये टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पर 10,000 आया, तो यहाँ पर फिर हम लोग ऐड करते हैं सरचार्ज, फिर इसमें ऐड करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेज HEC, जो कि 3% है वर्तमान में। सरचार्ज अप्लीकेबल होगा, आगे हम इसका रेट भी बताएंगे कि सरचार्ज इंडिविजुअल के लिए अलग होता है, कंपनी के लिए अलग होता है, अलग अलग कैटेगरी के लिए रेट होता है। अब सवाल उठता है कि सरचार्ज और HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेज क्या है? ये टैक्स ऑन टैक्स है। सेज क्या कहलाता है? सेज या सरचार्ज जब टैक्स पर कुछ टैक्स लिया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है ना कि हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हॉस्पिटल बनाना है, बेड उपलब्ध कराना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम पर खर्च करने के लिए कुछ सेज वसूलती है, जो टैक्स पर टैक्स होता है, जो अभी वर्तमान में 3% चल रहा है। तो वही है आपका सेज। और सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज भी टैक्स ऑन टैक्स ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि सरचार्ज जनरल पर्पज से होता है। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन से सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन पर ही इस अमाउंट को खर्च करेगी गवर्नमेंट, जबकि सरचार्ज जो है किसी भी जगह पर उसको जरूरत पड़ने पर खर्च किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये दोनों ऐड करने के बाद जो फिर फाइनली अमाउंट हमें कैलकुलेट होगा, यही होगा इनकम टैक्स लाइबिलिटी। यही अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट को पे करना होता है, जो कि 10 के मल्टीपल में होता है। 10 का मल्टीपल मतलब अगर अमाउंट आता है 2,156 रुपया, तो पे करना कितना होगा? 2,160 रुपया। 10 का मल्टीपल में पेमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब 5 या 5 से एबव है तो अगला 10 का मल्टीपल होगा। अगर 5 से नीचे है, जैसे कि 2,154 रुपया आया, तो पे करना कितना होगा? 2,150 रुपया। ये टैक्स लाइबिलिटी हुआ, ये टैक्स लाइबिलिटी हुआ। तो ये फाइनली शुरू से लेकर अंत तक हम लोग क्या करते हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस से लेकर सरचार्ज और एजुकेशन से अप्लाई करने तक, यही पूरा प्रोविजन है जो पूरे इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके आगे जो है वो टैक्स रेट है। इंडिया में भी टैक्स रेट चूंकि 2022 का है, लेकिन हम लोग 2020 का 22 का हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या रेट चल रहा है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस डिस्कस करेंगे। अब आज के सेशन में किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे एक छात्र पूछ रहे हैं कि सर कि मान लीजिए मेरा बिजनेस या फिर मेरा जॉब मार्च में ही लगा, तो अगर 1 मार्च को लगता है तो 31 मार्च तक, मतलब कि 29-30 दिन का आपका प्रीवियस ईयर होगा। कोई को मान लीजिए 30 मार्च को लगा और 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर,
तो आपका 2 दिन का ही रहेगा बस, 30 मार्च से 31 मार्च तक प्रीवियस ईयर, बढ़ाएंगे नहीं। 31 मार्च से पहले अगर जॉब आपको कभी भी लगे, ध्यान रखना है 31 मार्च को ही खत्म होगा, नेक्स्ट नहीं माना जाएगा। चाहे वो 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है प्रीवियस ईयर। बोले ना 12 महीने या 12 महीने से कम का होगा, ज्यादा का कभी भी नहीं होगा। नहीं हो कोई डाउट है और कुछ? ओके, तो अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो छात्र अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, म्यूनिसिपल स्पेशल बैचेस हैं यहाँ पर, जहां पर आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और अभी बहुत ही कम फीस लग रहा है। मात्र अभी आपका 4700 की जगह मात्र 4000 आपका जो फीस है। चाहे आप कॉमर्स का ज्वाइन किए या फिर फ्रेंड सर्कल में आपके मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स का ज्वाइन करना चाहते हैं झारखंड नागर पालिका सेवा के लिए, क्योंकि इसका सेम सिलेबस है टेक्निकल के साथ। हाँ, इकोनॉमिक्स का सिलेबस अलग है तो उसको अलग है, लेकिन हाँ बाकी सारे के सिलेबस सेम है। तो कॉमर्स का सिलेबस सेम है, तो 4000 में आपका इसकी भी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा कोई छात्र पीजीटी की तैयारी करना चाहता है तो इसका भी फीस जो है 4100 रुपया है। ये सावन स्पेशल ऑफर है जो कि 1-2 दिन बचा हुआ है। जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए वही हमारा जो एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। स्टोर में जाकर आप कोर्सेज को परचेस कर लीजिए, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलेगी और पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे या फिर क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, कोई भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, खुद या दूसरे से भी करवा सकते हैं। उसके बाद क्लास तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा आपका और एग्ज़ाम तक आपकी अच्छी से तैयारी होगी। इनका कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।